आज के इस सत्र में कथा साहित्य में प्रतिरोध, ये हमारा विषय है। और जब हम कथा साहित्य में प्रतिरोध की बात कर रहे हैं तो वर्तमान जो संदर्भ हैं उन संदर्भों की अनदेखी नहीं की जा सकती। यानी कि साहित्य के बारे में, लेखन के बारे में, कथा साहित्य के बारे में जो बहुत सी शाश्वत बातें कही जाती हैं कि साहित्यकार स्वभाव से ही प्रगतिशील होता है, वो स्वभाव से ही प्रतिरोध में होता है, ये सारी बातें शाश्वत सत्य हैं। लेकिन वह आज के संदर्भों में यानी कि कुछ मूर्त स्थितियां हैं। तो सवाल ये है कि जो मूर्त स्थितियां हैं हमें उनका भी जायज़ा लेना चाहिए और हमें हमारे प्रतिरोध को भी मूर्त होना चाहिए। तो जो कथा साहित्य के संदर्भ में अगर बात की जाए तो एक लंबी परंपरा, यानी कि जो आधुनिक हिंदी साहित्य है, आधुनिक हिंदी का कथा साहित्य है, उसकी एक लंबी परंपरा रही है कि ये जो धार्मिक कट्टरतापन है और जो जन विरोधी शक्तियां रही हैं, उन जन विरोधी शक्तियों या धार्मिक कट्टरतापन के विरुद्ध कथा साहित्य ने अपनी भूमिका लंबे समय से इसका निर्वहन किया है। और अगर हम प्रेमचंद को ही याद करें तो प्रेमचंद ने ही अपने लेखन के द्वारा ये धार्मिक कट्टरता के विरुद्ध जो है वैचारिक लेखन भी किया था और कथात्मक लेखन भी किया था। और इसीलिए उनके विरुद्ध उन्हें घृणा का प्रचारक भी कहा गया, उन्हें ब्राह्मण द्रोही भी कहा गया, उनको हिंदू द्रोही भी कहा गया। आज के जो हालात हैं उन हालात में जो शक्तियाँ प्रेमचंद को हिंदू द्रोही, ब्राह्मण द्रोही और घृणा का प्रचारक कहती थी, वे शक्तियाँ यानी कि ये कहने वाली शक्तियाँ वो थीं जो समाज के वर्चस्वशाली जो वर्ग थे उनके द्वारा प्रेरित होती थी। और आज वो वर्ग, वो लोग, वो वर्चस्वशाली लोग जो हैं सत्ता के भी केंद्र में हैं और सामाजिक वर्चस्व के केंद्र में तो पहले से भी थे। तो यह जो गठमेल हुआ है, यानी कि राजनीतिक सत्ता का और जो सामाजिक वर्चस्ववादी सत्ता, इन दोनों सत्ता का जो सम्मेल हुआ है, इसके जो दुष्परिणाम हमारे सामने हैं, उन दुष्परिणामों को समझना और अपने प्रतिरोध को उसके संदर्भ में दर्ज कराना मैं समझता हूँ ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए यह और भी ज़रूरी है कि हम सब देख रहे हैं कि विचार पर पहरा है, किताब पर पहरा है, और यहाँ तक कि असहमत के विचारों को या जो एक तर्क, ज्ञान, वाद विवाद, संवाद या जो एक साइंटिफिक टेम्परामेंट, वैज्ञानिक चिंतन की जो एक सोच है, उस पर लगातार हमला है। और इस तरह का हमला है कि बौद्धिकों को और लेखकों को यानी कि उनको निशाने पर लिया गया। और हम लोग याद करें पानसारे को और कलबुर्गी को, दाभोलकर को, गौरी लंकेश को, ये महज कुछ बौद्धिक ही नहीं थे। ये सारे बौद्धिक जो हैं तर्क, ज्ञान और वैज्ञानिक परंपरा के प्रहरी तो थे ही, उसके साथ साथ वो जो एक धार्मिक कट्टरतावाद है जो हमारे भारतीय समाज की सामाजिक संरचना है, उस सामाजिक संरचना पर भी लगातार प्रहार करते थे। तो जो उनको जिन लोगों ने इनके विरुद्ध एक अभियान छेड़ा और इनकी हत्याएं की, वो सारे लोगों के सूत्र एक सूत्र में बंधे हुए थे। वो खास तरह की उनकी एक धार्मिक पहचान, धार्मिक कट्टरतावादी पहचान थी। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ, ये हमारे सामने स्पष्ट होना चाहिए कि ये कौन सी शक्तियाँ हैं जो हमलावर हैं तर्क पर, ज्ञान पर और इस तरह की शक्तियों पर। आप यह भी याद करें कि पिछले दौर में मैं 2 किताबों का नाम लूँगा जिन 2 किताबों पर जो है प्रतिबंध लगाने की मांग की गई। उनके लेखकों के विरुद्ध जलसा, जुलूस, प्रदर्शन हुए, उन्हें अपने शहर को छोड़ना पड़ा। तो एक किताब पेरुमल मुरुगन की हाफ ए वीमेन, तमिलनाडु के लेखक, यानी कि जिस समाज से आते हैं, यानी जब तमिलनाडु का नाम लेते हैं तो तमिलनाडु जो है जिसकी एक लंबी परंपरा रही है कि धार्मिक कट्टरतावाद के विरुद्ध
और जहाँ पर कि एक पेरियार और ब्राह्मणवाद के विरुद्ध उनका एक चिंतन रहा है। एक जिसे कहा जाए कि वहाँ पर एक जो है सुधार का आंदोलन और कट्टरपंथ के विरुद्ध आंदोलन रहा है। उस जमीन से पेरुमल मुरुगन के उपन्यास के विरुद्ध जिस शहर में वो रहते थे जुलूस जल से निकाले गए और उन्हें अपना शहर छोड़ने को विवश होना पड़ा। अंत में उन्हें यह भी कहना पड़ा कि मेरे लेखक की मौत हो गई है। और वो शक्तियाँ जो हमलावर थीं, जो उनकी पुस्तक पर प्रतिबंध की मांग कर रही थीं, जो उनके विरुद्ध जुलूस जल से निकाल रही थीं, जिन्होंने शहर को एक दिन के लिए बंद करा दिया था, वो शक्तियाँ ने हाई कोर्ट तक गई। हाई कोर्ट में जाकर के मुकदमा दायर किया। एक इसी के साथ एक जो दूसरा उपन्यास है वो मलयालम का एस हरीश मुस्टैचो नाम से अंग्रेजी में छपा और मलयाली सीधा नाम से वो मातृभूमि साप्ताहिक में सीरियलाइज हो रहा था वो उपन्यास। तो उसका सीरियलाइजेशन बंद कराने के लिए हिंदुत्ववादी शक्तियाँ ये लामबंद हुई और वहाँ उसका सीरियलाइजेशन बंद हुआ। उस लेखक को अपना उपन्यास वहाँ से वापस लेना पड़ा। बाद में वो अंग्रेजी में छपा और उस उपन्यास के विरुद्ध यानी सुप्रीम कोर्ट में, आप सोचें कि कितनी ताकतवर हैं वो शक्तियाँ कि वो सुप्रीम कोर्ट तक गई और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने इधर के दौर में अपने निर्णय दिए इन उपन्यासों के बारे में, लेखन के बारे में, कि उपन्यास को कैसे पढ़ा जाना चाहिए। और एक जो वैविध्यपूर्ण भारतीय समाज है, उस वैविध्यपूर्ण भारतीय समाज में एक लेखक जो उपन्यास लिखता है तो उसके हर चरित्र के विचारों को, उपन्यासकार के विचार को नहीं समझा जाना चाहिए। एक सामान्य सी बात है, लेकिन इसको सुप्रीम कोर्ट को समझाना पड़ा। इसी आशय की बात जो है मद्रास में हाई कोर्ट को भी कहनी पड़ी। सवाल ये है कि एक जो है फिक्शन यानी उपन्यास, एक कथात्मक लेखन पर देश की जो सर्वोच्च अदालतें हैं उनको हस्तक्षेप करना पड़ता है, बताना पड़ता है। इसके साथ साथ यानी कि जो शक्तियां हैं, दमनकारी शक्तियां हैं, वो देश की न्याय व्यवस्था का सहारा ले रही हैं। गनीमत ये थी कि इन दोनों ही पुस्तकों को लेकर के न्यायपालिका ने अपने निर्णय दिए, उन पुस्तकों के पक्ष में दिए, उन लेखकों के पक्ष में दिए। लेकिन इसके साथ एक दूसरी बात है, महत्वपूर्ण बात है, वो ध्यान देने की है कि ये दोनों लेखक थे कौन? एस हरीश और पेरुमल मुरुगन दोनों शूद्र समाज से आते हैं, दलित और शूद्र समाज के लेखक। तो ये दलित और शूद्र समाज के लेखक अपने उपन्यासों में भारतीय समाज की जो सामाजिक संरचना है, जो एक दमनकारी व्यवस्था है, उस दमनकारी व्यवस्था की तरफ इन्होंने इंगित किया। उस कारण आज का जो यह वातावरण है, यानी कि जो बदला हुआ जो राजनीतिक वातावरण है, जिसमें राजनीतिक शक्ति और सामाजिक शक्ति जो एक में हो गई है, उससे एक उत्साह पा करके, उससे एक हिम्मत पा करके वो शक्तियाँ इतनी हमलावर हैं कि इस तरह का जो लेखन है, यानी कि जो दलित समाज से, शूद्र समाज से, और ये लोग अपने समाजों में रूटेड इंटेलेक्चुअल हैं, लगातार जो है खाली उपन्यास और कहानियाँ नहीं लिखते, ये सक्रिय तरीके से एक अपने समाज में एक सामाजिक जागरण या इस तरह के काम करते हैं। इसके साथ दूसरी बात ध्यान देने की है, ये हुआ कहाँ? ये हुआ उस तमिलनाडु में, ये हुआ उस केरल में जहाँ शिक्षा का स्तर भी अच्छा है, जहाँ के लोग पढ़े लिखे माने जाते हैं। तो उन समाजों में एक फिक्शन यानी उपन्यास को लेकर के आंदोलन हो शहर के अंदर, और उसका समाज उन लेखकों के पक्ष में लामबंद न हो, और उसको एक लेखक को अपनी मत की घोषणा करनी पड़े और दूसरे लेखक को विवश होकर के अपना उपन्यास वापस लेना पड़े। और उसने ये कहा कि मुझे लगता है कि हमारा समाज अभी तैयार नहीं है इसके लिए, मलयाली समाज इसके लिए नहीं तैयार है। जब मलयाली समाज इसके लिए तैयार होगा तो ठीक है, मलयाली में छपेगा। फिलहाल अंग्रेजी में अनुवाद इसका छप रहा है, अंग्रेजी में अनुवाद हमारे सामने उपस्थित है। तो इस तरह के एक हालात हैं। यानी और दूसरे लेखक, यानी कि पूरे समूचे आप देश में देखिए कि ये जो शक्तियां हैं, ये जो नया जो निज़ाम है, इस नए निज़ाम से शक्ति पा करके एक जिन शक्तियों का जो उत्साहवर्धन हुआ है, किन किन इलाकों में किन किन तरह के बौद्धिकों और लेखकों पर वो हमला कर रही हैं। कांचा इलैया आंध्रा के और तेलुगु के लेखक, वह भी शूद्र समाज से आते हैं। उन्होंने लिखा वाई आई एम नॉट हिंदू,
सवाल ये है कि हिंदुत्व को लेकर के सवाल किए जाते रहे हैं, लंबे समय से किए जाते रहे हैं, और भगत सिंह से लेकर के अंबेडकर और लगातार प्रश्नांकन किया जाता रहा है। राधा मोहन गोकुल जी उन्होंने ही लिखा, ईश्वर का बहिष्कार जैसी चीज़ें लिखी। तो एक लंबी परंपरा एक हिंदी में रही है, हिंदी की मुख्य धारा में भी रही है। तो उस लंबी, जहाँ इस तरह की एक लंबी परंपरा रही हो, उस परंपरा यानी कि उस परंपरा के विरुद्ध ये शक्तियाँ यानी कि पहले भी आवाज़ उठाती थी, पहले भी कहती थी। यानी अगर प्रेमचंद को जब घृणाकर प्रचारक कहा तो प्रेमचंद ने तुर्की बतुर्की एक उसका जवाब दिया कि जीवन में घृणा का स्थान। तो एक ऐसे वातावरण में, यानी कांचा इलैया की घेराबंदी हुई, कांचा इलैया का उपन्यास, कांचा इलैया का की जो पुस्तक थी पोस्ट हिंदू इंडिया, उस पर प्रतिबंध लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक गए। और झारखंड का एक लेखक, मैं ये नाम इसलिए दे रहा हूँ, इन कृतियों का भी नाम ये इसलिए दे रहा हूँ कि सोचने की बात है कि आखिर वो कौन सी परिस्थितियाँ हैं कि सहसा इस तरीके की पुस्तकों पर प्रतिबंध की मांग की जा रही है, और वो कौन सी शक्तियाँ हैं, कौन सी सामाजिक राजनीतिक शक्तियाँ हैं जो इस तरह से हमलावर हैं। झारखंड के हंसदास सोवेंद्र शेखर, उनका कहानी संग्रह आदिवासी विल नॉट डांस, यह संग्रह प्रकाशित हुआ अंग्रेजी में, वो अंग्रेजी में लिखते हैं और आदिवासी समुदाय से आते हैं। उनकी पुस्तक पर प्रतिबंध लगाया गया और वो पेशे से डॉक्टर हैं। झारखंड की जो चिकित्सा सेवा है उसमें उनको निलंबित किया गया, नौकरी से कई साल, 1.5 साल, 2 साल निलंबित रहे। और बहुत उसके बाद जब हंगामा हुआ और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनके पक्ष में जब आवाज़ें उठी, तब वो प्रतिबंध उठाया गया। तो इस तरह के एक हालात जो हैं देश में बन रहे हैं। तो इस तरह के जब हालात बनते हैं, उस तरह के हालात में हम लेखकों की क्या भूमिका होनी चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि हमारे भारतीय समाज में हमारी प्रतिरोध की भूमिका वहीं से तय होगी जहाँ से दमन हो रहा है। दमनकारी शक्तियाँ जिन कारणों से हमलावर हैं, जिन वर्गों पे हमलावर हैं, हमें उसकी पहचान करनी पड़ेगी। हमें एकजुटता के साथ उनके पक्ष में खड़ा होना पड़ेगा। भीमा कोरेगांव महज एक स्थान का नाम नहीं है, भीमा कोरेगांव महज एक घटना नहीं है, भीमा कोरेगांव महज एक जो है एक मुकदमा नहीं है। भीमा कोरेगांव एक षड्यंत्र है। उस षड्यंत्र में यानी जो आदिवासियों के समर्थक हैं, जो दलितों के समर्थक हैं, जो मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं, जो ऐसे बुद्धिजीवी हैं, यानी जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिन बुद्धिजीवियों की पहचान है। कौन है आनंद तेलतुंबडे जो आज जेल में है? वो रिपब्लिक ऑफ कास्ट के लेखक हैं। उस पुस्तक को आप पढ़िए, रिपब्लिक ऑफ कास्ट। यानी कि ये जो वर्तमान सत्ता संरचना है, इस सत्ता संरचना पर जो भी सवाल उठा रहे हैं उनको जो है किसी न किसी बहाने, किसी भी षड्यंत्र के अंतर्गत जो है उनको सलाखों के पीछे रखा जा रहा है या उनकी घेराबंदी किया जा रहा है। तो इस तरह की स्थितियां लगातार पैदा की जा रही हैं। एक यानी व्यापक हिंदू एकता के नाम पर जो हिंदू समाज की जो एक आंतरिक जो एक दमनकारी संरचना थी, उस दमनकारी संरचना पर एक बाहरी एक एकता का खोल बना करके और एक अन्य यानी मुस्लिम को एक अन्य के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। और ये एक लंबी प्रक्रिया रही है। और इस लंबी प्रक्रिया में यानी कि अगर हम फिर प्रेमचंद का नाम लेंगे कि 1920, 30, 32, 35 के दौरान जब हिंदू मुस्लिम में भेद बहुत ज़्यादा था, दंगे बहुत ज़्यादा हो रहे थे, उस समय प्रेमचंद ने 50 से अधिक लेख और टिप्पणियाँ लिखी हिंदू मुस्लिम एकता के पक्ष में, हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिकता की पहचान के लिए। तो हमारा लेखन यानी हमारा जो एक प्रतिरोध की परंपरा है वो वहाँ से शुरू होती है। तो आज सवाल इस बात का है कि जो प्रतिरोध की रचनाएं हमारे बीच में उपस्थित हैं, जो पहले से लिखी गई हैं, जिनकी पूर्व परंपरा है और जो अभी भी लिखी जा रही हैं, उनकी निशानदेही करनी चाहिए। अगर हमें यानी कि भारत विभाजन को अगर समझना है तो हमें यशपाल के झूठा सच के नज़दीक जाना पड़ेगा। इसलिए कि विभाजन की पड़ताल करते हुए, विभाजन के कारणों की पड़ताल करते हुए वे इस नतीजे पर पहुंचे थे कि जो सामान्य तरीके से कहा जाता है कि मुस्लिम लीग ने भारत का विभाजन कराया, इसके लिए जितना जिम्मेदार थे, जो एकल
यानी एक तरफा वृतांत जो रचा जाता है, उन्होंने कथा के माध्यम से उसका मिथक भंजन किया। तो एक जो आज जिस अन्न को हम देख रहे हैं, तो इसकी एक मुस्लिम को अन्न बनाने की परंपरा ये कोई 2014 के बाद नहीं शुरू हुई, और ये 1925 के बाद भी नहीं शुरू हुई। ये एक भारतीय समाज का जो एक अंतरंग रहा है, और उस भारतीय समाज में एक जो है हिंदू मुस्लिम में एक जो है दुराव की एक भावना, बावजूद गंगा जमुनी संस्कृत के आवरण के उस एकता के उसका वो मौजूद रही है, लेकिन उसके बावजूद जो फांक रही है, उस फांक को इंगित करते रहे हैं हमारे जो दूरदृष्टा लेखक थे उस समय से। तो कहने का मतलब ये है कि यानी कि महिला झूठा सच के बाद अगर महिलांचल, अगर आज का जो हिंदुत्ववादी संगठन है जिसकी 1925 में स्थापना हुई थी, तो हमारे हिंदी साहित्य की जो कृतियां हैं, जो रचनाएं हैं, जहां उनकी निशानदेही की गई है, हमें आज उसकी चर्चा करनी चाहिए। उन कृतियों को उसी संदर्भ में समझा जाना चाहिए। भाई आखिर महिलांचल के ज्योतिषी जी सरीखे पात्र के माध्यम से रेणु क्या कहना चाहते हैं? जब गांधी की हत्या हुई तो संघ की क्या भूमिका थी, किस तरह काली टोपी वाले गांव गांव जाकर के प्रशिक्षण दे रहे थे, ये सारी बातें रेणु के महिला अंचल में हैं। तो जो एक परंपरा है, यानी कि जो एक भारतीय समाज में जो विभाजककारी शक्तियां हैं, उन विभाजककारी शक्तियों की पहचान लंबे समय से की जाती रही है, और वो पहचान उसको करते हुए दूधनाथ सिंह का आखिरी कलाम उपन्यास जो है, जो बाबरी मस्जिद के ध्वंस की परिघटना पे है, वो पूरा यानी कि हिंदुत्ववादी शक्तियाँ, और उसमें उन्होंने जिसे कहा जाए कि एक बहुत ही स्पष्ट ढंग से और एक उसका विवेचना करते हुए उसमें वो ब्राह्मणवाद को निशाने पर लाए, धर्मनिरपेक्षता का जो एक जिसे कहा जाए कि एक खास तरह का एक पहलू है, उसको भी उन्होंने निशाने पर लिया। तुलसीदास को, रामचरितमानस को, इन सारी चीज़ों को लिया, और जो एकेडमिया है, उस एकेडमिया में भी जिस तरह का छद्म फैला हुआ है, उसको भी निशाने पर लिया। तो इस तरह के कई उपन्यास हैं। काला पहाड़ उपन्यास है, बाबरी मस्जिद के ध्वंस की ही पृष्ठभूमि पर कि मेवात का इलाका, जहाँ हिंदू मुस्लिम एकता का एक जो है ताना बाना था, जो कि विभाजन के समय में भी जहाँ की एकता का भंजन नहीं हुआ था, वो बाबरी मस्जिद ध्वंस के बाद किस तरह से मेवात में एक जो है सांप्रदायिक जुड़ाव पैदा हुआ, इस तरह की रचनाएं लिखी जाती रही हैं। गीतांजलि ऋषि का हमारा शहर इस बरस, ये कि किस तरह की एक मनोदशा, यानी कि जो अन्य निशाने पर है आज, वो एक राजनीतिक परिघटना के रूप में है, लेकिन एक सामाजिक सांस्कृतिक एक लगातार जो एक उसका एक पूरा पहले से ये उपस्थित रहा है, उस उपस्थित की पड़ताल हमारे लेखकों ने एक की है। और आज के समय में भी अभी जो कुछ नई कृतियाँ, यानी कि चंदन पांडे के 2 उपन्यास, छोटे उपन्यास वैधानिक गल्प और कीर्तिगान, इन 2 उपन्यासों के माध्यम से तात्कालिक यानी जो लिंचिंग की प्रक्रिया है, और जिस तरह से जो है मुस्लिम को जो है अन्न के रूप में और अलग थलग किया जा रहा है, उसको पहचाना जा रहा है, किस तरह से उसको एक अंधी गली में ढकेला जा रहा है, इन सब का विमर्श उस उपन्यास में उपस्थित है। रणेंद्र का उपन्यास गूंगी रुलाई का कोरस, कुछ पहले अखिलेश का उपन्यास निर्वासन, यानी कि समूचा, यानी कि एक समूची जो परिघटना है, जिसमें उपभोक्तावाद भी शामिल है, सांप्रदायिकता भी शामिल है, और जो एक आज जिस तरह के हालात, जिस तरह की स्थितियां हम देख रहे हैं, तो हमारे कई रचनाकारों ने उसका पूर्व कथन किया है। शिवमूर्ति जब मंच पर बैठे हुए हैं, त्रिशंक भी इन्होंने लिखा 93-94 के आसपास। तो वो उस समय जिस तरह से सांप्रदायिकता का उभार हो रहा था, जिस तरह से महमूद सरीखा एक लड़का जो है उसको निशाने पर लिया गया, तो ये एक समूची प्रक्रिया जो है मतलब ये सारा प्रतिरोध दर्ज हुआ है। तो आज के समय में मैं समझता हूँ कि अगर जो है साहित्य के प्रतिरोध को दर्ज करना है, कथा साहित्य प्रतिरोध को दर्ज करना है, तो यह परंपरा जो है मैं समझता हूँ कि इसको संवर्धित करना है और इसको आगे बढ़ाना है। दूसरी बात यह है कि जब इस तरह के हमले होते हैं, तो एक कथा तो एक जनतांत्रिक विधा है, तो उस जनतांत्रिक यानी उपन्यास सर्वाधिक जनतांत्रिक
विधा है। और जब इस आधार पर हमला किया जाए कि अमुक पात्र ने अमुक संवाद बोला है और अमुक संवाद हमारे समुदाय के विरुद्ध है, इसलिए इस उपन्यास पर प्रतिबंध लगाया जाए, तो उपन्यास की जनतांत्रिकता पर, यानी एक जो जनतांत्रिक विधा है, उस जनतांत्रिक विधा को एक जो है एक खास तरह के रंग में रंगने की कोशिश है कि अब लेखक उपन्यास को सभी आवाज़ों का एक मंच नहीं बना सकता, सारे पात्रों की अभिव्यक्ति का माध्यम नहीं बना सकता। यानी वो विचार उस उपन्यासकार का विचार नहीं है, यह उस उपन्यासकार को क्या कहने की आवश्यकता है, लेकिन उसे सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में जाकर के इस बात का स्पष्टीकरण देना पड़ता है कि वो हमारे पात्र का कथन है, वो हमारा कथन नहीं है। तो इस तरह का यानी कि जो एक साहित्यिक कल्पनाशीलता है, उस साहित्यिक कल्पनाशीलता पर भी हमला है। तो आज मैं इस बात को बार बार सोचता हूँ कि हम जो एक राजनीतिक यानी कि जो पॉलिटिकल हिंदुत्व है, उस पॉलिटिकल हिंदुत्व के विरुद्ध तो हम जो है एकताबद्ध होते हैं, उसके विरुद्ध हम अपनी आवाज़ भी उठाते हैं, लेकिन जो हिंदुत्व जो है, जो कल्चरल हिंदुत्व है, जो हमारे घरों में, हमारे मनों में जो पीढ़ी दर पीढ़ी जिसने स्थान बनाया है, उस हिंदुत्व को चुनौती देने के लिए मैं समझता हूँ साहित्य ही वो काम कर सकता है, और साहित्य ने वो काम किया। इसीलिए उस साहित्य पर हमला है, उन लेखकों पर हमला है। तो एक जो यानी कि जो पाठ्यक्रमों से जिनको हटाया गया, यानी प्रेमचंद की रचनाएं हटाई गई, महाश्वेता देवी की द्रौपदी कहानी हटाई गई, तो जो भी या ए.के. रामानुजन के लेख हटाए गए, तो जिन भी चीज़ों को हटाया जा रहा है वो क्यों हटाया जा रहा है, तो एक समझा ये जाना चाहिए कि इन चीज़ों को अमूर्त नहीं समझा जाना चाहिए कि अभिव्यक्ति स्वतंत्रता पर हमला है, किताब पर हमला है, लेखक पर हमला है। लेखक पर हमला है तो किस लेखक पर हमला है, विचार पर हमला है तो किस विचार पर हमला है, पुस्तक पर हमला है तो किस पुस्तक पर हमला है, यह एक समझा जाना चाहिए। यानी ये सत्ता संरचना जो है, इस सत्ता तंत्र की पहचान की जानी है। तो एक और बाकी जो व्यापक मुद्दे हैं, उस व्यापक मुद्दों के साथ ही यह एक मुद्दा भी है कि हमें मूर्त यानी कि जो एक सत्ता का जो एक आक्रामक स्वरूप है, उसको एक मूर्त स्वरूप की पहचान की जानी चाहिए, और खाली एक सत्ता का राजनीतिक विरोध न करके उसका वैचारिक विरोध, उसका सांस्कृतिक विरोध, उस विरोध के लिए भी हमें जो है तैयार होना चाहिए। और जो लंबे समय से एक हिंदू मन, एक हिंदू मानस बना है, इस हिंदू मन और मानस का पोषण करने वाली जो रचनाएं नहीं हैं, उस हिंदू मन और मानस का पोषण करने वाली रचनाएं, उनकी भी शिनाख्त की जानी चाहिए कि उन रचनाओं की क्या भूमिका रही है, हमारे अतीत में क्या भूमिका रही है, और इस तरह की रचनाएं अगर हमारे वर्तमान में हैं तो उनकी क्या भूमिका है, उन भूमिकाओं को भी देखा जाना चाहिए। अगर हमारे लेखकों के बीच में अगर इस जो हमारा एक समाज है, हिंदूवादी समाज, उस हिंदूवादी समाज की जो विभेदकारी जो संरचना है, उस विभेदकारी संरचना के पक्ष में अगर कोई लेखक बयान देता है, कोई लेखक जो है अपनी राय व्यक्त करता है, तो उसकी भी निशानदेही करनी चाहिए, उनकी रचनाओं के माध्यम से भी, उनके वैचारिक लेखन में भी। तो मैं समझता हूँ जब हम लोग प्रतिरोध की ज़मीन तलाश रहे हैं, आज के संदर्भ में तलाश रहे हैं, बदले हुए संदर्भ में तलाश रहे हैं, जब चुनौतियाँ इतनी हमारे सामने हों, तो हमारे जो माध्यम हैं, वो कविता हो, कहानी हो, उपन्यास हो, उन माध्यमों के द्वारा हमें जो है यानी कि वहाँ प्रवेश करना चाहिए जहाँ पर कि सीधे सीधे बयान और राजनीति जो है एक बहुत ही दूसरे ढंग से पहुँचती है, और हमारा साहित्य जिस भूमिका में रहा है। तो हिंदी साहित्य की बात, हिंदी लेखन की बात, जाहिर है कि जहाँ मैंने संकेतित किया, जिन पुस्तकों की मैंने बात की, जिन लेखकों पर हमला हुआ उनकी मैंने बात की, तो यह सब जोखिम के इलाके का लेखन है। तो अगर दक्षिण भारत के लेखक, अगर तमिलनाडु का लेखक, अगर मलयाली लेखक, अगर महाराष्ट्र का लेखक, अगर गुजरात की लेखिका कोई सवानी गंगा जैसी कविता लिख सकती है, तो वो सब जोखिम के इलाके का लेखन है। हम हिंदी के लेखक
जोखिम के इलाके का कितना लेखन कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि हमें उस जो जोखिम का इलाका है, उस जोखिम के इलाके में प्रवेश करना चाहिए और एक धर्मनिरपेक्षता के पक्ष में, हिंदू मुस्लिम एकता के पक्ष में, ये एक तो सर्वसहमत के मुद्दे ही हैं, इस पर तो हम सोचते लिखते ही रहे हैं। लेकिन इसके आगे का मुद्दा, जिन मुद्दों को हम छोड़ देते हैं और जो आज की वर्तमान सत्ता संरचना के इशारे पर हैं, यानी कि जो हाशिए का समाज है, जो दलित समाज है, जो बहुजन समाज है, जो लगातार जो है आर्थिक नीतियों के द्वारा, राजनीतिक नीतियों के द्वारा लगातार ढकेला जा रहा है, लगातार हाशिए पर ढकेला जा रहा है, जिससे जनतंत्र जो है छीना जा रहा है। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था, कल पी साईनाथ जी ने यहाँ कहा, मैं फिर उस बात को दोहरा रहा हूँ कि 1949 में संविधान सभा को संविधान सौंपते हुए उन्होंने कहा था कि अगर भारत में, उन्होंने कहा था कि आज हम राजनीतिक जनतंत्र में प्रवेश कर रहे हैं और ये राजनीतिक जनतंत्र अगर सामाजिक जनतंत्र और आर्थिक जनतंत्र में न बदला तो हमारा राजनीतिक जनतंत्र भी खतरे में पड़ जाएगा। जाहिर है कि आज जो है इस जनतंत्र के माध्यम से, यानी कि आर्थिक जनतंत्र तो कायम नहीं हुआ, सामाजिक जनतंत्र भी कायम नहीं हुआ, लेकिन राजनीतिक जनतंत्र ने जो हमें आज़ादी दी थी, वो आज़ादियाँ भी सामान्य व्यक्ति के लिए, मेहनत का समाज के लिए, हाशिए के समाज के लिए छीनी जा रही है। तो आज जो है हमारी लड़ाई फिर वापस पहुंच गई है, यानी जहां से हमने प्रवेश किया था, राजनीतिक जनतंत्र को कायम किया था, आज हमें संविधान को बचाने की, राजनीतिक जनतंत्र को बचाने की जरूरत इसलिए पेश हो रही है कि जो सामाजिक जनतंत्र को बनाने की, आर्थिक जनतंत्र को बचाने का हमारा संघर्ष था, वो संघर्ष जो है बचे और वास्तव में जो है जनतंत्र जनतांत्रिक हो। तो आज उस एक बड़े संघर्ष में, यानी कि जो भारत के लिए, भारत की आज़ादी को 75वां वर्ष मनाया जा रहा है, आज़ादी के मूल्य तहस नहस हो गए हैं, तो उन आज़ादी के मूल्यों को बचाने के लिए और आज़ादी लाने के लिए हमारे हिंदी के लेखकों ने, साहित्यकारों ने, देश के साहित्यकारों ने बड़ी भूमिका का निर्वहन किया। उस आज़ादी के आंदोलन के साथ रहे, उस आज़ादी के आंदोलन की जो अनुपस्थितियाँ थी, उन अनुपस्थितियों को भी दर्ज किया है। आज आज़ाद भारत में, यानी कि आज़ाद भारत की जो अनुपस्थितियाँ हैं, सामाजिक जनतंत्र की अनुपस्थित, आर्थिक जनतंत्र की अनुपस्थित, उसे हमें अपने लेखन के माध्यम से उपस्थित करना चाहिए। यानी कि अगर आज जो है एक लाक्षणिक रूप से, यानी कि भीमा कोरे गांव की घटना या इस तरह की जो घटनाएं हैं, या हाथरस की, या इस तरह की जो बहुत सी घटनाएं हैं, वो अलग थलग घटनाएं नहीं हैं, एक पूरी एक सामाजिक फिनोमेना है। उस सामाजिक फिनोमेना पर हमारी निगाह जानी चाहिए, वो हमारे लेखन का हिस्सा बनना चाहिए, वो छूटना नहीं चाहिए, हमें इसलिए नहीं छोड़ देना चाहिए क्योंकि एक दलित विमर्श हमारे सामने है कि वो सब दलितों का दायित्व है, या स्त्री विमर्श हमारे सामने, वो स्त्रियों का दायित्व है। स्त्रियों का प्रश्न, दलितों का प्रश्न, अल्पसंख्यक का प्रश्न, ये मुकम्मल रूप से प्रेमचंद के साहित्य में मौजूद था। हमारे पूर्ववर्ती यशपाल या राही मासूम राय, इन सबके लेखन में मौजूद था। मैं समझता हूँ कि हमें समग्र यथार्थ का लेखन करना चाहिए। आज जो चुनौतियाँ दरपेश हैं, तो हमारा प्रतिरोध तभी कारगर होगा जब हम उन दमनकारी शक्तियों की पहचान करें कि वो दमनकारी शक्तियां कौन हैं और उन दमनकारी शक्तियों के निशाने पर कौन है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।